नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। जैसा हर रोज़ की तरह हम अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं, आज फिर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। ये जो आज का टॉपिक है, ये किसी भी एग्ज़ाम, भले वो किसी भी परीक्षा से रिलेटेड हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाली परीक्षाओं में आपको इस टॉपिक से बहुत ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताजमहल। ताजमहल के ऊपर टॉप 20 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो एकदम यूनिक है, आपको किसी भी किताब में एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। और कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो आपके लिए एकदम नए होंगे। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उन सभी परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी जो KVS, NVS, DSSB, अदरवाइज जो भी आपकी परीक्षा है, सिविल की हो या बेल्ट वगैरह, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताजमहल। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ताजमहल। ताजमहल एक ऐसा टॉपिक है हमारा जिससे हर एक क्षेत्र में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ताजमहल एक तो विश्व धरोहर में शामिल है हमारा, और विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। इसीलिए एग्जामिनर ऐसे टॉपिक टारगेट करता है और मोस्टली अधिकतर ऐसे ही टॉपिकों से क्वेश्चन उठाता है। तो देखते हैं आज ताजमहल के बारे में, इसके विषय में टॉप 20 क्वेश्चन जो आपने अब तक कहीं नहीं पढ़े होंगे। स्टार्ट करते हैं कि ताजमहल का टाइमिंग क्या है। मोस्टली पूछा जाता है कि टाइमिंग क्या है, कितने वर्षों में बनाया है, किसने बनाया है। ठीक है, जो इसका टाइमिंग है, समयकाल, इसका समयकाल है 1632 से 1653। ठीक है, एक तो टाइम पूछते हैं एक्यूरेट, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये कितने वर्षों में बन के तैयार हुआ था। तो ये 22 वर्षों में, 22 वर्षों में ताजमहल का निर्माण हुआ था। 22 वर्षों में एक्यूरेट टाइम पूछ जाए तो 1632 से 1653। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि कितने वर्ष लगे थे, तो 22 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है आपका पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 कि ताजमहल किस स्थान पर है। स्थान, ताजमहल किस स्थान पर है। तो जो ताजमहल है आपका, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे है। ये नदी यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन होता है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी। स्थापना, अगला पॉइंट है आपका स्थापना। स्थापना, ताजमहल की स्थापना शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाई थी। स्थापना शाहजहां, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल मुमताज महल की याद में करवाई थी। ये जो मुमताज है, मुमताज का नाम, उपनाम या मूल नाम, मुमताज का मूल नाम
अर्जुमन अर्जुमन बानो बेगम, अर्जुमन बानो बेगम, अर्जुमन बानो बेगम था। शाहजहां ने इसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। बेगम था। जिस तरह से जो मुमताज महल है, मुमताज महल का नाम अर्जुमन बानो बेगम है, उसी तरह शाहजहां को भी उपाधि मिली है खुर्रम की। निकाल के लिख रहे हैं खुर्रम। खुर्रम की उपाधि मिली है शाहजहां को। ठीक है, ये जो शाहजहां है, शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या? ये जो शाहजहां है, शाहजहां का जो काल था मुगल सल्तनत में या मुगल काल में, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसने अपने समय में बहुत सारी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया है। जिस तरह ताजमहल है, इसका ये मुख्य उदाहरण है। एक बार देख लो आप इसे। कर लिया आपने नोट? इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट होता है इसका कि ताजमहल की माप क्या है। ताजमहल की माप अगर आप मीटर में देखो तो 73 मीटर का है। 73 मीटर। ताजमहल की माप 73 मीटर है। अगर आप इसे फुट में देखेंगे तो उसकी जो फीट में माप है 240 फीट मानी जाती है। 73 मीटर। देखिए, वैसे तो भारत की सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार है, लेकिन कुछ तथ्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि ताजमहल की जो माप है कुतुब मीनार से ऊंची है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं इस बात की। ठीक है, आइए चलते अपने टॉपिक पे जो है हमारा ताजमहल। माप हो गई 73 मीटर है और फिट में 240 फीट। अब आते हैं कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है। पीछे जो एग्जाम गए हमारे, जैसा नेट, अभी एनवीएस, केवीएस आने वाली है, उन सभी वैकेंसी में उसकी माप क्या है, उसका समय काल क्या है, ठीक है, और ये कहाँ है, हर चीज़ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसका आर्किटेक्चर देकर भी क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट पे बहुत ध्यान देना है और याद रखना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है। वास्तुकार, ताजमहल के वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, इसने ताजमहल की इसका डिजाइन तैयार किया था। अगला पॉइंट होता है हमारा कि ये जो ताजमहल है हमारा, ताजमहल क्या है। ठीक है, पॉइंट है कि ताजमहल क्या है। ताजमहल क्या है?
ताजमहल एक मकबरा है। मकबरा या कब्र। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ताजमहल क्या है। क्वेश्चन इस तरह से करता है कि ताजमहल कोई इमारत है, कोई भवन है, मंदिर है, मकबरा है, कब्र है, क्या है? तो इसमें राइट है आपका मकबरा या कब्र। कई बार बच्चे से मस्जिद पर टिक करके आ जाते हैं कि ताजमहल एक मस्जिद है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताजमहल एक मकबरा है, कब्र है। किसकी? मुमताज महल की। ठीक है, तो इसे आप याद रखें कि ताजमहल मकबरा है और कब्र है। ठीक है, अब आते हैं जो ताजमहल है इसकी मुख्य विशेषता क्या है। एक तो ये है कि ताजमहल चार बाग शैली में बना हुआ है। क्या है कि ताजमहल चार बाग शैली में बना हुआ है। चार बाग शैली में बना है। दूसरा, ताजमहल में बहुत सुंदर पच्चीकारी की गई है। नक्काशी और पच्चीकारी। पच्चीकारी का प्रमुख उदाहरण माना जाता है आपका ताजमहल। ठीक है, और चार बाग शैली का वैसे तो प्रथम जो उदाहरण है वो है हुमायूं का मकबरा, क्योंकि हुमायूं ने ही चार बाग शैली की स्थापना भारत में की थी। हुमायूं के मकबरे के बाद अगर दूसरी इमारत का नाम आता है तो वो आपका ताजमहल है, जो चार बाग शैली के लिए जाना जाता है। ठीक है, और भारत में अगर पच्चीकारी की बात की जाए कि अच्छा पच्चीकारी का उदाहरण कहाँ मिलता है देखने को, तो वो आपका ताजमहल है, जो अच्छी पच्चीकारी का भी एक अच्छा उदाहरण है। पच्चीकारी। अब पॉइंट ये होता है कि पच्चीकारी क्या है। पच्चीकारी एक नक्काशी की तकनीक है, मतलब कि जैसे आपकी गोथिक शैली हो गई, पच्चीकारी हो गई, बांजेटन कला हो गई, ये आपकी क्या है, ये अलग अलग शैली है जिससे ये भवन निर्माण या जो सजाने की या नक्काशी की जो शैली है उसके अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो पच्चीकारी का अच्छा उदाहरण आपका ताजमहल है। देखा, एक बार इसे नोट करो। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला पॉइंट होगा आपका कि जो ताजमहल है, ताजमहल किसकी नकल है। ताजमहल किसकी नकल है, पॉइंट है नेक्स्ट आपका कि ताजमहल किसकी नकल है। ताजमहल किसकी नकल है, किसकी नकल है। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो ताजमहल है किसकी नकल है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ताजमहल जो है बीबी का मकबरा, सॉरी, ताजमहल हुमायूं के मकबरे की नकल है। हुमायूं के मकबरे की नकल है। हुमायूं के मकबरे की नकल है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन होता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल की नकल क्या है। तो ताजमहल की नकल क्या है, ताजमहल की नकल ताजमहल की नकल ताजमहल की नकल है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, मकबरा जिसे उद्दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है, जिसे रबिया उद्दौरानी
रबिया उद्दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है, का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो रबिया उद्दौरानी का मकबरा है या बीबी का मकबरा कह लीजिए आप, इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, जो ये बीबी का मकबरा है, इस मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का ताजमहल। ठीक है, दक्षिण भारत का ताजमहल क्या है? आपका बीबी का मकबरा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये निकलता है कि भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भारत की किस इमारत को, भारत की किस इमारत को भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत का दूसरा ताजमहल, भारत का दूसरा ताजमहल, इसका राइट जवाब है आपका शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा। ठीक है, दो पॉइंट हो गए इंपोर्टेंट कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, बीबी के मकबरे को। भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, शेर शाह सूरी के मकबरे को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर ऑप्शन में कभी आपको बीबी का मकबरा और शेर शाह सूरी का मकबरा दोनों एक साथ देखने को मिले और क्वेश्चन आ जाए कि भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, तो फर्स्ट टाइम पे तो आपका राइट होगा शेर शाह सूरी का मकबरा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग पहले ये बना था। दूसरे नंबर पे आपका लगेगा बीबी का मकबरा। ठीक है, तो याद रखना कि भारत का दूसरा ताजमहल बीबी के मकबरे को भी कहा जाता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आए हो तो पहले आप राइट करेंगे शेर शाह सूरी का मकबरा, उसके बाद बीबी का मकबरा। और बीबी के मकबरे से मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो बीबी का मकबरा। और भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है, शेर शाह सूरी के मकबरे को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम नोट करेंगे ताजमहल से जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट आपको आने वाली परीक्षा जो अभी होगी आपकी DSSB और की एनवीएस हो गया आपका, KVS में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे ताजमहल से एक या दो क्वेश्चन जरूर देता है हर बार। इस बार भी जो नेट की परीक्षा गई थी वहाँ भी क्वेश्चन आया था, टाइमिंग पूछी गई थी। और जो अभी करंट में जो एनवीएस का पेपर हुआ है वहाँ भी दो क्वेश्चन दिए हुए थे। ताजमहल का टाइम पूछा गया था कि ताजमहल कब बना था। ठीक है, टाइमिंग पूछा गया था। और एक जगह है कि इस जो ताजमहल है मुख्य रूप से किस क्या बोलते हैं कि किस पत्थर का या कौन मतलब कौन से पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मोस्टली पत्थर पूछा गया था कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लिखो एक बार इसे। ठीक है, देख लिया एक बार से, रब करता हूं मैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं इससे जो आपको पता नहीं होंगे, और एक साथ में इसलिए ऐड करवा रहा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कई पुस्तकों से अध्ययन किया है तब इकट्ठे किए हैं और आपके लिए ये सब मेहनत की जा रही है। अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट होता है कि जो ताजमहल है, ताजमहल की नींव किस चीज़ की बनी है, ताजमहल की नींव किस चीज़ की बनी है। तो पॉइंट है कि जो ताजमहल है आपका, ताजमहल की नींव, ताजमहल की नींव लकड़ी की बनी है। ताजमहल की नींव लकड़ी की
बनी है। बड़ी अजीब बात है कि लकड़ी पे कैसे थमा है, क्योंकि ताजमहल एक कब्र है, मकबरा है, इसी कारण ताजमहल की नींव जो है लकड़ी की बनी है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है आपका इससे कि जो ताजमहल है इसका जो गेट है, इस गेट के बाहर एक तो पच्चीकारी की गई है, बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, और उस पर कुरान की आयतें लिखी है। क्या लिखी है? कुरान की आयतें। अभी लगभग 2018 की वैकेंसी थी डीएसएसबी की, उसमें क्वेश्चन आया था कि किस पुस्तक की आयतें या किस पुस्तक की कैलीग्राफी आपके ताजमहल के दीवारों पे की गई है या गेट पे की गई है, तो वो है आपकी कुरान। तो पॉइंट ये होगा आपका कि ताजमहल के दरवाजे पर, ताजमहल के दरवाजे पर, ताजमहल के दरवाजे पर कुरान, जो ये मुस्लिम होते हैं, इस्लाम धर्म, इनकी प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक मान जाती है आपकी कुरान। तो कुरान की आयतें, कुरान की आयतें, कुरान की आयतें लिखी हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनता है यहाँ से कि किस पुस्तक की कैलीग्राफी, किस पुस्तक की कैलीग्राफी, 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 जो ये कैलीग्राफी होती है मतलब कि जो लिखने की हमारी कला होती है, जैसे कि हम नए नए डिजाइन से अक्षर बना देते हैं, ऐसे कुछ ऐसे डिजाइनिंग जो अक्षर में होती है वो होती है कैलीग्राफी, जो ब्रश से या पेंसिल से जो उसकी स्टिक आती है उससे हम जो लिखते हैं। तो कैलीग्राफी मतलब कि इस पे कैलीग्राफी हुई है किसकी? कुरान की आयतों की। आप इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि किस पुस्तक की कैलीग्राफी है या कि लिखावट है किस चीज़ की है, किस पुस्तक को आधार मान के लिखा गया है, तो कुरान की आयतें लिखी गई है। अगला पॉइंट है आपका कि जो ताजमहल है, ताजमहल को पत्थर के रूप में आंख का आंसू कहा जाता है। सॉरी, ताजमहल को पत्थर पर जमा आंख का आंसू कहा जाता है। क्या है कि ताजमहल को, ताजमहल को पत्थर पर जमा, ताजमहल को, ताजमहल को पत्थर पर जमा, या इस तरह से पूछ लेते हैं कि संगमरमर पर जमा। ताजमहल को पत्थर पर जमा, पत्थर पर जमा, या संगमरमर, संग सॉरी संगमरमर, गलत लिखा है सही से। हाँ यही तो, संगमरमर। ठीक है, ये तो या तो ये होगा कि ताजमहल को पत्थर पर जमा या संगमरमर पर जमा, संगमरमर पर जमा आंख का आंसू कहा जाता है। आंख का, आंख, आंख का आंसू, आंसू कहा जाता है। आंख का आंसू कहा जाता है। ठीक है, जो ताजमहल है, ताजमहल पर कई विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं जो पूछे जाते हैं, और मोस्टली ईवी हेवेल का जो एक मत है या कथन है वो तो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, वही कथन क्या है तो देखते हैं कि ताजमहल पर विद्वानों ने कौन कौन से कथन दिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई कथन पूछ लिया जाता है। कौन सा है? पहला कथन है आपका कथन, प्रमुख कथन हेडिंग डालोगे आपकी, कथन किस किसने दिया है। तो जो पहला कथन है ईवी हेवल ने दिया है। ईवी हेवल के अनुसार, ईवी हेवल के अनुसार ईवी हेवल ने कहा है कि
ताजमहल भारतीय नारी तत्व की साकार प्रतिमा है। क्या कहा कि ताजमहल भारतीय नारी तत्व की साकार प्रतिमा है। ताजमहल ताजमहल भारतीय नारी तत्व की भारतीय भारतीय नारी भारतीय नारी तत्व की साकार प्रतिमा है। साकार प्रतिमा है। ठीक है। जब एवे हवाल ने ये बात कह दी तो जो लेन पुल है उनसे भी नहीं थमा गया, उन्होंने भी जबरदस्त कथन दिया इनके ऊपर। क्या है वो कथन, देखो एक बार, हाँ लिख लो, बैठ जाओ आराम से देख लो। हाँ अभी तो बहुत चीज़ रह रही जो आप जानते नहीं। ठीक है, करूँ अभी से, ओके। हेवी अवल ने कहा कि ताजमहल भारतीय नारी तत्व की साकार प्रतिमा है। तभी इनकी बात जानकर ईवी हेवल उन्होंने भी एक बहुत अच्छा मत दिया। क्या कहा, देखो दूसरा जो कथन कहा कि कनिंगम ने कहा, अलेक्जेंडर कनिंगम, शॉर्टली लिख देते कनिंगम, कनिंगम के अनुसार क्या कहा कनिंगम ने? कनिंगम ने कहा कि शेर शाह सूरी का मकबरा ताजमहल से सुंदर है। तोड़ कर दिया बात का, एकदम गजब। कनिंगम ने कहा कि शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा शेर शाह सूरी का मकबरा ताजमहल से सुंदर है। ताजमहल से सुंदर है। ठीक है। तभी एक विद्वान और है हमारे, उनका नाम है लेन पुल। नंबर 3 लेन पुल। लेन पुल के अनुसार लेन पुल ने क्या कहा कि जो कहा कि ताजमहल संगमरमर के रूप में स्वर्ग है। क्या कहा कि ताजमहल संगमरमर के रूप में स्वर्ग है। बताओ भाई हम क्या करें, बताओ। हिंदू धर्म तो अपने मंदिर में ही जाकर स्वर्ग मान ले, लेकिन पुल ने तो यहीं तोड़ कर गिरा बात का। ताजमहल संगमरमर के रूप में स्वर्ग है और उन्होंने कहा है कि इसकी रचना खुद ईश्वर ने की है। और कहा है कि इसकी रचना खुद ईश्वर ने की है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये तीनों ही, मतलब कथन है। हर बार कहीं ना कहीं से एक दो या कुछ भी क्वेश्चन ताजमहल से उठाते हैं। और जो एक कथन है, कथन तो जो ईवी हेवल का था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो तो आपको कई बार आपकी यूपी एग्ज़ाम में, यूपी टीजीटी पीजीटी में, केवीएस में, डीएसएसबी में कई बार रिपीट हो चुका है और इनके भी आने के आसार है। ये जो पॉइंट है ये भी आ चुका है, आपका कनिंघम वाला भी आ चुका है। और क्या पता इस बार उठा के ये दे दे तो आप इन्हें बड़े अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, आज ताजमहल से टॉप 20 क्वेश्चन हमने जोड़े हैं जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। आप इनका बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर ही। कहा है, ठीक है।
लिख लिया? देख लो। ठीक है, देखो अभी जो चार मकबरे हमारे पास आ गए, ठीक है। एक बार मोटा मोटा उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उनसे कई बार मिलान या उनकी डेट वगैरह पूछ ली जाती है। तो पहले लेते हैं हम शेर शाह सूरी का मकबरा। क्या कह रहे राजन कि ताजमहल है प्रेम का प्रतीक? 2 लाइन हो जा, क्यों नहीं, जरूर लो कर दिया अंडरलाइन। प्रेम का प्रतीक भी कहा जा भाई दोस्तों से। एक पॉइंट यू भी ऐड कर लियो, हमारे स्टूडेंट कह रहे कि प्रेम का प्रतीक। ये पॉइंट तो भाई इंपॉर्टेंट है, तो इसे तो सब याद रखा है टाइम, तो आप भी याद कर लो। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक कहा जा, छात्रों की डिमांड है कि 2 लाइन होता। तो अर्ज क्या है? मेरा यू टूट सॉरी हाँ सुन जाओ, बिल्कुल याद कर रहे। ठीक है भाई, हंसी आ गई थी इसलिए ज़्यादा परेशान मत करो, बैठे रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ, तो अर्ज क्या है? मेरा ये टूटना और टूट के बिखर जाना, मेरा ये टूटना और टूट के बिखर जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरा ये टूटना और टूट के बिखर जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी ने बरसों मेहनत की है मुझे इस हाल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, हाँ शोर ना करो, बैठ जाओ। चलते हैं, आप कहाँ थे हम? शेर शाह सूरी के मकबरे पर। शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा। मकबरा एक तो यहाँ से पॉइंट निकलता है कि जो शेर शाह सूरी का मकबरा है आपका, ये कहाँ है। तो ये इसका स्थान आता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है आपका, तो ये आपका सासाराम, सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार, सासाराम बिहार में है। इस जो मकबरे की है, इस मकबरे की मुख्य विशेषता यह है कि ये 4 बाग शैली में बना है। सॉरी, ये नहीं है, हुमायूं का मकबरा है, गलती हो गया। जो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में है, और ये अपनी अष्टभुजाकार, अष्ट है ये, हुमायूं वाला है, अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार योजना के लिए जाना जाता है। अष्टभुजाकार योजना के लिए शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, और ये अपनी अष्टभुजाकार योजना के लिए जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है ये पॉइंट आपका। ठीक है, कि ये अष्टभुजाकार है। ठीक है, अब इसका जो टाइमिंग पूछता है कि जो शेर शाह सूरी का मकबरा है इसका समय काल क्या है, तो जो इसका समय काल है यहाँ लिख देते हैं, समय काल, इसका समय काल है 1500 से 1545 में बन के तैयार हो गया था इसका। ठीक है, समय काल 1545। इसके बाद ये तो आपने जान लिया कि इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, क्या है भारत का दूसरा ताजमहल? दूसरा ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, 3-4 पॉइंट हो गए, बस उन्हीं पॉइंट पे फोकस किया जा रहा है, ताकि जो मतलब कि एग्जाम में रिपीट होते हैं या पूछे जाते हैं। वैसे तो आपके पास किताबें हैं, आप उनका अध्ययन करो, आपको और भी नए नए पॉइंट जानने को मिलेंगे। लेकिन मेरा उन्हीं पर्सनों से मेरा संबंध उन्हीं पर्सनों से है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, और परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है और आपको सुविधा हो, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर ले। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ कि मेन चीज़ आपका रिवीजन है। जब तक आप
अपने पर्सनों का, अपने नोट्स वगैरह का बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपकी वो चीज़ याद नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं आपका दूसरा मकबरा जो हुमायूं वाला है आपका। हुमायूं का मकबरा, इनकी डेट वगैरह बड़े ध्यान से लिखियो क्योंकि डेट के हिसाब से ही सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, जो हुमायूं का मकबरा है आपका, क्वेश्चन होता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। निजामुद्दीन के पास है ये आपका हुमायूं का मकबरा, कभी घूमने के जाओ तो देखियो, बड़ा सुंदर है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, निजामुद्दीन के आसपास है। ठीक है, इससे क्वेश्चन होता है कि जो हुमायूं का मकबरा है ये बना है चार बाग शैली में। ये मकबरा चार बाग शैली में बना है, चार बाग शैली में। ठीक है, हुमायूं ने ही सबसे पहले भारत में चार बाग शैली का प्रयोग किया था। क्या जी? बिल्कुल, चार बाग शैली की स्थापना का प्रारंभ भी हुमायूं से माना जाता है। ठीक है, और चार बाग शैली का मुख्य उदाहरण आपका एक तो हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में है। इसके बाद दूसरा, फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा जो उदाहरण है वो है आपका ताजमहल। और क्वेश्चन किस तरह से आता है कि मुगल काल की कौन सी इमारत है जो वर्गाकार है? वर्गाकार बोलेंगे ना, वर्गाकार। हाँ, क्वेश्चन होता है कि वर्गाकार इमारत कौन सी है, वर्गाकार, वर्गाकार योजना पर आधारित है। तो आपका हुमायूं का मकबरा और ताजमहल इसके क्या है, मुख्य उदाहरण है। ठीक है, अब जो हुमायूं का मकबरा है इसका टाइमिंग भी पूछा जाता है कि इसका समय काल क्या है, तो समय काल क्या है इसका, 1565 से 1565 से 1572। मैं बार बार कहना हूँ कि इनका समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट की परीक्षा में बार बार ये मकबरे आपको दिए जाते हैं, इनका सीक्वेंस, इनका टाइमिंग और ये कहाँ है, किस शासक ने बनवाया है, इनको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका समय काल है 1565 से 1572। ज़्यादा क्वेश्चनों को डीप नहीं पूछाते, बेसिक ही एग्जामिनर पूछता है और बेसिक चीज़ हमारे याद होनी चाहिए। डीप को तो आप अपने आप ठीक कर लोगे। अगला जो मकबरा है जिस पर हम प्रकाश डालेंगे वो है आपका ताजमहल। ताजमहल तो हो गया, बीबी के मकबरे को पढ़ते हैं। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा या राबिया, राबिया उद्दौरानी, राबिया उद्दौरानी का मकबरा। मकबरा ये कहाँ है, ये इसका एक तो क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण, निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। कहा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था। ठीक है, ये जो आपका औरंगजेब है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को
जिंदा पीर कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। और ये जो भारत की चित्रकला है, भारत की चित्रकला का इतना विरोधी था कि इसने कहा था कि चित्रकला को धरती के इतनी गहरे दबवा दो कि आने वाली कई पीढ़ी तक कलाकार मतलब कि धरती पे पैदा ना हो। इतना कट्टर था ये, ठीक है। और बहुत ही दुष्ट आदमी था। इसने कलाकारों को मरवा दिया था, कलाकारों को कटवा कटवा के उनकी कलाकृतियों को भी नीचे धरती में करवा दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसके चित्र जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्राप्त होते हैं? तो वो आपका कौन है? औरंगजेब। कैसे पॉइंट बनाया कि वह कौन सा शासक है जिसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के चित्र प्राप्त होते हैं? तो आपका औरंगजेब है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। वह कौन सा शासक है, वह कौन सा शासक है जिसके चित्र जन्म से लेकर हाँ रुक जाओ, 1 मिनट लिख लो बैठ के आराम से, साइड ही हो रहा। जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं, ठीक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसने कला का विरोध किया और फिर भी इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट रहता है कि जो बीबी का मकबरा है इसका समय काल क्या है? इसका जो समय काल है यहाँ लिखते हैं समय काल। इसका जो समय काल है वो है 1657 से लेकर 1661 तक का माना जाता है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन केवल एग्ज़ाम टाइम है आपका, आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है। फालतू चीज़ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे चैनल से जुड़े रहे, आपको किसी किताब को उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने की, सब टॉपिकों को यहीं क्लियर करवा दूंगा। और हर रोज़ ये समझो कि आपका 1 या 2 नंबर हर रोज़ पक्का होता है, ठीक है। और दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं और सुझाव दें। और जिस टॉपिक में मैं फिर पहले भी वीडियो में कहा था कि किसी वीडियो में आपको किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी है तो मुझे बताओ, ताकि मैं उन आपके क्वेश्चनों को एकदम विस्तार से आपको बताऊं और आपका डाउट जो है उसे क्लियर करवाऊं, ठीक है, ताकि आप कोई गलती ना करें। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो बच्चे मेरी कोचिंग तक नहीं आ पाते या कोचिंग करने के लिए उनके पास इतना अमाउंट नहीं है वो मेरी क्लास को आराम से देख सके। इसलिए आप ऐसे बच्चों को मेरी वीडियो को शेयर करें और अपलोड करें। धन्यवाद। रोक का क्या अभी? जो 1 मिनट रुक रखियो। हाँ रुकिए दोस्तों, पिछली वीडियो में क्वेश्चन गलती हो गया था। अभी एक बच्चे का मैसेज आया था, जल्दी में शायद हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। नहीं तो लोग वीडियो देख कर कहेंगे कि मास्टर जी कैसे उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन ये था, मैं उसको क्लियर करवा दूँ आपको। ये था कि जो अजंता है आपकी, अजंता गुफा, वो बच्चे ध्यान दे ले जिन्होंने वीडियो देखी उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट नहीं किया, ठीक है। अजंता गुफा में एक चित्र था, एक अजंता गुफा, अजंता गुफा, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1 का चित्र था पद्म पाणी, पद्म पाणी बोधिसत्व, बोधिसत्व। उसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट, डाक टिकट, ठीक है। उसका जो डाक टिकट का टाइम था, समय था
वो 1971 है। ठीक है, वो गलती से 1971 था, वो बाय मिस्टेक 1973 हो गया था। वो 73 नहीं है, 71 है, उसे आप ठीक कर ले। ठीक है, तो दोस्तों जाते जाते मैं 2 लाइनें आपको कह जाऊँ। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुम रहा तो वो है जो घर से निकलते नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, गुड लक।